जय हिंद। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। दोस्तों, हमारी जो एनसीईआरटी साइंस सीरीज चल रहा था, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों के सपोर्ट से हम चला रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना हुआ है। आप लोगों का कमेंट आते आते मैं भी अब खुश हूँ कि चलो आप लोग कमेंट करके अपना अपना विचार सुझाव दे रहे हो। तो इसी सुझाव को मानते हुए अब हमने क्या किया है, आपका एनसीईआरटी साइंस का क्लास 6 और 7 तो हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। हमने क्लास 8 को भी शुरू कर दिया है। क्लास 8 साइंस आपका शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप लोगों का विचार था कि क्लास 8 और 9 को एक साथ लेके चला जाए, तो मैंने आपके बात को मान लिया है। अब हम आपको डेली एक एक चैप्टर क्लास 9 का भी देंगे, यानी कि एक चैप्टर क्लास 8 एक चैप्टर क्लास 9 का साइंस आपको डेली मिलेगा, सुबह शाम एक एक चैप्टर। ठीक है। और सभी चैप्टर में जो है, सभी क्लास में, क्लास 8 में करीब 15 या 16 चैप्टर है और क्लास 9 में भी ऐसा ही 15-16 चैप्टर है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी मिला के तो हम दोनों बुक कवर करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यूं ही ऐसे बने रहिएगा और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरा जो चैनल है कितना 500 पूरा होने में 5 लोग और बाकी हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप शेयर करके हमें 5 सब्सक्राइबर और दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप शेयर नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हो गया शेयर। चलो, हाँ, तो आइए अब हम क्लास 9 का भी चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ेंगे। और ये सभी जो वीडियो है आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो प्लेलिस्ट है ये आपको बना दिया गया है एनसीईआरटी साइंस सीरीज के नाम से, वह भी आप देख सकते हैं पीछे के सभी वीडियो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो कुछ लोग पूछ रहे थे, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से डाउनलोड यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, जिसके अंतर्गत है हमारे आसपास के पदार्थ। और आपको क्या करना है, अपना पेन पेंसिल कॉपी नोट्सबुक सब लेके बैठना है, सेल्फ नोट्स भी बनाना है। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जिनका आकार आकृति और बनावट अलग अलग होता है। ध्यान रखना है, जो पदार्थ होते हैं उसके आकार आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। तो पदार्थ क्या है कि कोई भी वस्तु यानी कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है वही उसका पदार्थ कहलाता है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर बादल तारा पशु पौधा, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी के सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान यानी कि आयतन घेरती है। ध्यान रखना है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के अंतर्गत क्या होता है, तो उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान यानी कि उसका आयतन होता है। तो ये याद रखना है कि पदार्थों का आयतन और द्रव्यमान होता है। पदार्थों में आयतन और द्रव्यमान उपलब्ध होते हैं, जिसकी अपनी अपनी आकार आकृति और ये सभी बनावट होता है। क्लियर। अब देखिए, कहता है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचतत्व। भारत के जो दार्शनिक लोग जो थे प्राचीन काल में, उन्होंने जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं पदार्थ, उसको 5 भागों में बांटा है, जो कि पंचतत्व के नाम से जाना जाता है। और ये पंचतत्व कौन कौन से हैं? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सभी पंचतत्व है। और इन्हीं के अनुसार जो है ये सभी पंचतत्वों से बनी वस्तु, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था। लेकिन अब हुआ क्या कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में बांटा है। जो आधुनिक काल के यानी कि वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पदार्थ को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा है, एक भौतिक गुण के अनुसार और दूसरा रासायनिक गुण के अनुसार।
ठीक है। तो हम जो आज की क्लास में इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो भौतिक आधार पर पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के बारे में जानेंगे, जबकि रासायनिक गुण के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारा किस पे होने वाला है, भौतिक गुण के आधार पर। और आपको पता ही है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हम वही पढ़ाते हैं जो आपके काम का होता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ाते हैं। और इसका मतलब ये है कि पहले मैं इस PDF को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद आप देख रहे हो इस तरह से मैं हाईलाइट करता हूँ, उसको हाईलाइट करने के बाद वही हम आपको बताते हैं, वही हम आपको समझाते हैं, वही हम आपको याद करवाते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी जो कुछ फालतू होता है उसको हम नहीं बताते, आपका समय खराब नहीं करते। तो आइए अब हम बात करेंगे पदार्थों के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो यही आपका पॉइंट है, ठीक है। पदार्थों का भौतिक स्वरूप का पहला गुण क्या है, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और ये बीच में क्या कहानियाँ दी गई है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये क्रियाकलाप आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। क्या है, सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यही चीज़ तो यहाँ समझा रहा है। जो आपको क्रियाकलाप के द्वारा समझा रहा था वो क्रियाकलाप आपके लिए नहीं, जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 8 के बच्चे जो पढ़ेंगे उनके लिए क्रियाकलाप है, ठीक है। यहाँ पर ज़रा सा एक चीज़ ध्यान दे लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब है। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। आयतन को हम साधारण मात्रक के रूप में क्या मापेंगे, तो लीटर से, और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के रूप में मीटर क्यूब से। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, या 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों मात्रक याद रखना है। 1 लीटर बराबर 1 डेकामीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर। अब आगे चलें। अब दूसरा पॉइंट है पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, यानी कि पदार्थ जो होते हैं उसके कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में जानना। पहला हमने जाना कि पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बनता है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बनता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो पदार्थ होते हैं वो कितने कण, इसके कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में। तो यहाँ पर जो क्रियाकलाप की गई है वो पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर के किया गया है, ये आप बस इतना याद रखें। और इसके अनुसार क्या होता है कि जो क्रियाकलाप किया जाता है तब हमें ये समझ में आता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। मतलब सीधा सा आपको ये समझना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक क्रिस्टल के रूप में काम करता है, उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो अलग अलग बीकर में, अलग अलग वस्तु में, अलग अलग बर्तन में हम उसको निकालते जाते उसमें छोटे से छोटे कण, सूक्ष्म कण कहीं ना कहीं उसमें समाहित होता है। तो वही कह रहा है कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं और अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भाग में विभाजित नहीं किए जा सकते। मतलब आप ये देख लो, अब पिक्चर ये देख लो, ठीक है। ये जो है इस 100 मिलीलीटर है, इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालें तो देखो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख लेना है कि पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाने पर पानी का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। और सबसे हम धीरे धीरे 10 ml निकालते जाएंगे, आखिरी में जो है थोड़ी बहुत कण के साथ थोड़ा सा रंगीन नज़र आएगा ही। तो हमने क्या जाना कि पदार्थ जो होते हैं इसके छोटे छोटे कण होते हैं। तो वही कह रहा है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट है, यानी कि हमने भौतिक गुण के अंतर्गत 2 जाना कि पदार्थ में कण होते हैं, ठीक है, और पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं मौजूद होता है। जैसे ऊपर में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है, तो कणों से मिलकर बना होता है। तो आप कैसे नोट्स बनाओगे, आप नोट्स में लिखोगे छोटा सा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहला पॉइंट लिखोगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा लिखोगे कि पदार्थ के कण में बहुत सारे सूक्ष्म कणों से बना होता है। पदार्थ अनेकों सूक्ष्म कणों से बना होता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं।
अब देखिए हमारा है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ये इसके कौन कौन से गुण हैं इसके कण के। तो पहला कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यही आपका सवाल है और यही आपका आंसर है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। वैसे हम क्रियाकलाप के अनुसार आपको समझाएं तो कहता है कि नमक, शर्करा मतलब चीनी, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। क्या कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ न कुछ खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। अब दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना सब है, ठीक है। ये सभी आपको कथन में दे दे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही है या गलत है। कह देगा पदार्थ के कण क्या निरंतर गतिशील होते हैं, हाँ या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ होते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया और आपको समझने के लिए आप यहाँ पर एक अगरबत्ती वाली कहानी हम बता देते हैं कि आप घर में देखे होंगे अगरबत्ती कहीं पर जलाते हैं वो खुशबू पूरे घर में फैल जाता है। तो ये क्या है कि पदार्थ के गतिशील होने के कारण होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ऊपर में जो क्रियाकलाप किया गया है उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष में हमने ये जाना कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पहला बात, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है। इम्पॉर्टेंट यही है, पदार्थ के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होता है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होता है, जिसके कारण पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जिसके कारण पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्लियर। फिर कहता है तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, ये ध्यान रखना है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है कणों के बीच में गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। देखो एकदम पूरी पॉइंट है, ठीक है, वन लाइनर सवाल है और ये ध्यान रखना है कि ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ताप बढ़ने से कणों के बीच गति तेज हो जाती है, ये याद रखेंगे। फिर कहता है कि ऊपर तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या है कि दो अलग अलग पदार्थ के कण जब खुद से स्वयं से मिल जाता है तो उसे हम विसरण कहते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। तो यहाँ से हमें दो सवाल याद रखना है। क्या क्या याद रखेंगे? दो नहीं, अनेकों सवाल। पहला याद रखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। दूसरा याद रखेंगे कि पदार्थों के अंतर्गत गति के रूप में गतिज ऊर्जा होता है। तीसरा याद रखेंगे कि तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति तेज हो जाती है। चौथा याद रखना है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी तेज हो जाती है। पांचवा याद रखना है कि जब पदार्थ के कण एक दूसरे से स्वमिश्रित हो जाता है, खुद से मिश्रित हो जाता है, तो उसे हम विसरण कहते हैं। छठा हमें ये समझ में आता है कि पदार्थों के बीच में जब विसरण क्रिया होती है तो गर्म करने पर विसरण गति भी तेज हो जाता है। पदार्थों को गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, गतिज ऊर्जा तेज हो जाता है। ये सभी बात याद रखेंगे। यानी कि ये इतनी 10 से 11 लाइन में आपको 6 से 7 सवाल बन गया और ये एक एक लाइन का सवाल एक एक नंबर आपको सीधा देता है। क्लियर। तो ये पूरी लाइन को आप अपने नोट्स में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर है 1.2 का 3, मतलब इसका अगला पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला हमने पढ़ा कि पदार्थ जो है वो गतिशील होता है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, जो कि यहाँ पर था। कहाँ पर था? यहाँ पर। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है। अब ये देख लो, ईद मिस्मी नर्तकी है, ईद मिस्मी नर्तकी होता है। ठीक है, नाचने का एक शायद किसी राज्य का ये नृत्य है, मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा। एक ईदो मिस्मी कुछ जीआई टैग भी हमने पढ़ा था,
करंट में, जो ध्यान में नहीं है मुझे, ठीक है। करंट पढ़ा बहुत दिन हो गया। देखिएगा, अगर कुछ ध्यान आए तो हमें भी बता दीजिएगा, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। ईदु मिस में कुछ साउथ का कोई तो था, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। क्या है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप, मतलब ऊपर में ये 3 क्रियाकलाप की गई है जो आपको जानने के लिए नहीं है, ठीक है। जो क्रियाकलाप है वो आपको जानना नहीं है, मैं वो बता दे रहा हूँ सीधा सीधा कि जब आप किसी लोहे को, किसी चौक के टुकड़ा को जब आप खींचोगे, पीटोगे, उसको लंबा करोगे तो उसके कण जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, या अधिक बल आपको तोड़ने के लिए लगाना पड़ता है, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। मतलब कोई पदार्थ जो होता है उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो डिपेंड करता है पदार्थों की प्रकृति पर। कौन सा पदार्थ कितना मजबूत है उसके अनुसार उसमें आकर्षण बल कार्य करता है। मान लिया जाए कोई रबड़ है, रबड़ छोड़ो, पनीर ले लो। पनीर को आप तोड़ोगे तो वो समझ में आएगा कि बहुत जल्द टूट गया, और हम एक आपको लोहे का टुकड़ा दे दे और उसको तोड़ो तो वो नहीं टूटेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पनीर में जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम है और लोहे में जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा है। यानी कि इन दोनों के कणों के बीच में आकर्षण बल उसके सामर्थ्य के अनुसार पता चलता है। क्लियर है। तो ओवरऑल आपको इतना याद रखना है कि पदार्थ के कणों के बीच में बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो पदार्थ के कणों के बीच में एक दूसरे को आकर्षण करता है, और जो कि आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधा रहता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, जो प्रश्न आप चाहें तो बना सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो आप जो इसमें ऑप्शन में जो है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध, ये सभी इसमें से जो है ना एक नहीं होगा। गंध, इत्र की सुगंध, उसके बाद बाकी सब विचार पदार्थ नहीं है। और क्या कह सकते हैं आप? वायु, नींबू पानी, शीत किस तरह का शीत बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। घृणा भी नहीं है, घृणा आपका भावना है। बादाम तो पदार्थ है, ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है। बाकी ये सभी जो है आपको सवाल लिखने वाली है, सब्जेक्टिव सवाल है। अब हमारा अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था कहता है कि अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। तो हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। आपको पता होगा पदार्थ कितने रूप में होते हैं? 3 रूप में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। और इस अध्याय में हम क्या करेंगे? पदार्थ के तीनों गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ठोस अवस्था। पदार्थ के कितने अवस्था हमने पढ़ा? 3 अवस्था पढ़ा, जो कि आपको पता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, है ना। और भी 2 पढ़ेंगे आगे चल के। आइए, तो अब हम ठोस अवस्था को जानें। तो ठोस अवस्था में क्या क्या इसके गुण हैं वो जान लीजिए। तो देखिए, कहता है कि उपरोक्त सभी उदाहरण, मतलब ऊपर में जो उदाहरण था वो आपको जानना नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्रियाकलाप जो है वो आपको जानना नहीं है, जो जानना है वो यहीं जानना है। कहता है उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है। तो ध्यान देना यहाँ है कि ठोस का क्या गुण है, तो उसका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएँ और स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। सभी ठोस पदार्थों में उसकी निश्चित आकार होती है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, उसका स्थिर आयतन होता है, उसमें शून्य यानी कि नगण्य संपीड्यता यानी कि सिकुड़न होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। मतलब क्या है? जो ठोस होता है वो मजबूत होता है। अगर मान लिया जाए ये कोई लोहा है, तो जब आप इसको दबाओगे तो दबाने से इसको कुछ नहीं होगा। अगर आप इस पे बल लगाओगे तो ये टूट सकता है, लेकिन इसको आप चाहोगे कि लोहा को हम दबा करके ऐसे सिकोड़ दें तो सिकुड़ेगा नहीं,
ठीक है। तो यही कहता है कि इसमें संपीड्यता नहीं होता है। आकार, आयतन और उसकी सीमा यानी कि डिस्टेंस जो होता है, बाउंड्री, वो हमेशा निश्चित होता है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जो कि एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। जैसे ये देखो रबर बैंड, रबर बैंड का एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद चीनी और नमक का एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद स्पंज का मतलब कि एग्जाम्पल है। तो रबर बैंड, चीनी और नमक और स्पंज ये सभी ठोस है। क्या है? ठोस है। याद रखना। देखिए ये सभी क्या है? ठोस है। क्यों लिखा है? कहता है कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। यानी कि रबर बैंड जो है ये एक तरह का क्या है? ठोस है। रबर बैंड क्या है? ठोस है। फिर है कि चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। नमक, चीनी ये सभी के क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता, इसलिए नमक और चीनी भी क्या है? ठोस है। फिर है कि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। संपीड़न मतलब सिकुड़न संभव होता है, लेकिन बाद में फिर से वो फूल जाता है। तो ये भी स्पंज क्या है? ठोस है। तो स्पंज, नमक, चीनी ये सभी क्या है? ठोस के उदाहरण हैं। अब दूसरा आता है हमारा द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के अंतर्गत हम क्या जानेंगे? तो कहता है कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का क्या है? आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। कहता है द्रव को जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। द्रव जो होता है मजबूत नहीं होता लेकिन तरल होता है। क्या होता है? तरल होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ध्यान देंगे, ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। अच्छा ये बताओ, विसरण को जब हम गर्म करेंगे तो विसरण मतलब किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसकी विसरण गति क्या होगा? उसकी विसरण गति बढ़ेगा या घटेगा? ये जल्दी से बताओ। सवाल है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उस पदार्थ की विसरण गति ताप बढ़ने से घटेगा या बढ़ेगा? आप कमेंट में बताओगे क्या लिख करके? लिखो ऐसे विसरण, और कमेंट में क्या लिखोगे? तेज या कम। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आप किसका आंसर कर रहे हो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु एवं पौधों के लिए अनिवार्य होता है। यानी कि ध्यान रखना है कि विसरण जो है द्रव में संभव है, ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव होता है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ध्यान रखना है, द्रव के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। द्रव के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। कहता है ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। बाबू याद रखेंगे, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। नहीं समझे? फिर से समझिए। कहना ये चाह रहा है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव, यानी कि द्रव के अंतर्गत आप चाहे ठोस डाल दो या द्रव डाल दो या गैस डाल दो, तीनों में विसरण गति संभव होगा। फिर कहता है कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्योंकि उसमें जो कण जो होता है वो दूर दूर होते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से गति करता है।
और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, इसलिए उसमें विसरण होता है। अब आगे बढ़ें। अब तीसरा हमारा पॉइंट है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था आप देखे होंगे गुब्बारे वगैरह जो फुलाता है उसका, ये है आपका गुब्बारा। तो क्या कहता है कि हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे ज़्यादा संपीड्यता यानी कि कंप्रेशन किस में होता है, तो संपीड्यता में होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसके हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यानी कि गैस को हम क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं। और ये 3 अवस्थाएं हमने पढ़ा। तो हमने ये जाना कि ठोस में संपीड्यता बिल्कुल नगण्य होता है, द्रव्य के अंतर्गत संपीड्यता थोड़ी बहुत होती है और गैस के अंतर्गत पूरी संपीड्यता मतलब उसमें बहुत अधिक होता है, गैस में संपीड्यता अधिक होता है। अब है कि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, यानी कि विसरण भी जो है वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग रूप से काम करता है। ठोस द्रव गैस तीनों में विसरण काम करता है। ये है आपका क्या है, ये देख लो, ये ठोस है। ठीक है, इसके सभी कण को देखो एकदम एक दूसरे से चिपका हुआ है। ये द्रव है, द्रव के कण देखो, इसके बीच में हवाएं थोड़ी बहुत जा सकती है, एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है। और जो गैस है उसमें तो पूरी गैप ही होता है ना। तो ये अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस नियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यानी कि जो गैस वगैरह फटता है वो आप देखते होंगे, तो गैस को संपीड़ित करके अंदर डाला जाता है सिलेंडर में, लेकिन जब वो कभी कभी जब वो ज़्यादा गर्म हो जाता है या किसी कारणवश वो जब दीवार की ओर अंदर से वो दीवार की ओर जब संचरण करने लगता है या गर्म होता है तो बाहर की ओर ढकेलता है और इसी कारण गैस सिलेंडर जो होता है फट जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, पहला कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्य बटा आयतन। तो कहता है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो आपको तो ये याद रखना है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी जो जितना आयतन घेरेगा उसका उतना घनत्व कहलाएगा। तो वायु के आयतन बहुत कम है, चिमनी का धुआं वायु से थोड़ा ज़्यादा होगा, शहद का उससे भी ज़्यादा होगा, जल का कम होगा, चौक उससे ज़्यादा होगा, रुई जो है चौक से कम होगा, लोहा जो है सबसे ज़्यादा घनत्व घेरेगा। ठीक है, अब इधर तो है नहीं। अब चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ये भी एक पॉइंट है। तो क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो कहता है कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जल पदार्थ की तीनों अवस्था में होता है, ये आपने जाना क्या क्या, तो ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। ठोस के रूप में बर्फ, उसके बाद द्रव जैसे जल और उसके बाद क्या है, गैस जैसे जलवाष्प के रूप में, है ना। तो ये याद रखना है। बिहार में इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है ना, पता ही नहीं था। आगे देखते, कहता है अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहला है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए जानते।
कहता है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। पहला लाइन तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक। फिर कहता है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन यानी कि वाइब्रेट करने लगता है और ऊष्मा के द्वारा जो प्रदत्त की गई ऊर्जा होती है कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेता है। यानी कि जो दो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको पार कर लेता, मतलब वो वहाँ से हट जाता है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। फिर कह रहा है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। याद रखेंगे कि गलनांक क्या है, तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। और किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी कि जिस ठोस की गलनांक जितनी आकर्षित होगा वो उतना मजबूत होगा। क्या है? वो उतना मजबूत होगा। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह न्यूनतम ताप उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर है बर्फ़ का गलनांक, और ये याद रखेंगे अक्सर पूछा जाता है कि बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन है। कहीं कहीं पर आपको मात्र 273 लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि उसको राउंड फिगर में करके पढ़ा जाता है सुविधा अनुसार। तो क्या है कि बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन, क्या है? संगलन भी कहते हैं। ध्यान देना है, कह रहा है कि गलने की वह प्रक्रिया जो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन जो होता है उसे हम संगलन कहते हैं। अगर किन्हीं को याद होगा तो इन्हीं सभी पॉइंट से संबंधित एक प्रश्न बिहार दरोगा का प्री में एक सवाल पूछा गया था, और यहीं से जो सवाल पूछा गया था उसका हम अभी आएगा तो बताएंगे। संगलन, विसरण, निच्छारण, ऊर्ध्वपातन, निस्तापन, ये सभी ऑप्शन में था और इसी से संबंधित आपसे सवाल पूछा गया था, वो हम अभी आपको बताएंगे। और वो जो सवाल पूछा गया था उसके अनुसार अधिकांश ने ऊर्ध्वपातन आंसर मारा था, लेकिन वो ऊर्ध्वपातन नहीं, आंसर कुछ और है जो यहाँ पे मिलेगा, हम आपको याद दिलाएंगे। हाँ, तो अभी हमने क्या जाना कि ठोस से द्रव अवस्था में, ठोस है, ठोस से सीधे लिक्विड में बदल जाएगा तो उसको हम संगलन भी कहते हैं। फिर कह रहा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है, ये सवाल है। मतलब आपको ये सवाल तो याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान होता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। क्लियर? कह रहा है कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है। यानी कि ये है कि किसी भी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान हमेशा समान रहता है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, यहाँ पर एक पॉइंट था वो मुझे ध्यान में आया, इसको पहले नोट को पढ़ लिया जाए। ठीक है, ये नोट है। कहता है कि तापमान की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए। क्या कह रहा है कि अगर तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 273 घटा देंगे। क्या करेंगे? यानी कि केल्विन माइनस 273 करेंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा।
फिर कहता है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो, सी से के की ओर जाना हो तो हम 273 जोड़ देंगे। क्या याद रखना है कि केल्विन से सेल्सियस जाएंगे तो घटाएंगे और सेल्सियस से केल्विन जाएंगे तो 273 जोड़ेंगे। कैसे याद रखोगे? देखो, एक होता है सी, एक होता है के, एक होता है के और एक होता है सी। तो सी जो है हमारे अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले आता है ना, और के जो है हमारे ABCD में बाद में आता है। तो सी से के की ओर जाएंगे, मतलब सेल्सियस से केल्विन की ओर जाएंगे तो 273 जोड़ देंगे हमको, क्योंकि आगे जाना है तो हम जोड़ेंगे। और के जो है हमारे अल्फ़ाबेट में बाद में है और सी पहले, यानी कि तो हम क्या करेंगे, इसको 273 माइनस करेंगे। क्लियर? ये याद रखना है। और तापमान का ऐसा ही मात्रा क्या है, केल्विन। हाँ, तो हम कहाँ बात कर रहे थे कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है और वो जब तक ना पिघल जाए वो ऐसा ही तापमान बना रहता है। कहता है माना जाता है कि यह बीकर से ली गई सामग्री में छुपी हुई रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जो उसमें छुपी हुई जो ऊष्मा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का 1 kg ठोस पर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, यानी कि ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा होती है वही उसका प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगा। मतलब सीधा सा है, गुप्त ऊष्मा में क्या है कि ठोस से द्रव को बदलने में जितनी उसमें ऊर्जा होती है वह प्रसुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। कह रहा है जब हम उस जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। ध्यान देना है, अब द्रव जो है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वैसा तापमान जो द्रव उबलने लगे, तो उबलने लगता है जब द्रव तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था गलनांक, जब वो ताप बढ़ने से गलने लगता है ठोस से द्रव के रूप में तो वो होता है गलनांक, लेकिन द्रव से जब गैस के रूप में बदलने लगे तो वो होता है क्वथनांक। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, जल के लिए यह तापमान कितना है, यानी कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 करेंगे तो 273 केल्विन, 373 केल्विन हो जाएगा। तो जल के लिए तापमान कितना केल्विन, 373 केल्विन। कहता है कि 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, ध्यान रखना है कि भाप यानी कि वाष्प कितना डिग्री पर, तो 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे माफ कीजिएगा, मैं बोलने में बोल दे रहा हूँ। 373 के साथ मतलब केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। मैं रिदम में बोलता चला जाता हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि केल्विन के साथ डिग्री का साइन प्रयुक्त नहीं होता। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ये प्रयुक्त होता है। हाँ, तो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, कहाँ गया, वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। क्या होता है, भाप के कण बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, तो ऐसा होता है। अब देखो ये तीन अवस्था आप कैसे बदल सकते हो। ठोस को जब ऊष्मा दोगे तो द्रव में बदलेगा, और द्रव को जब आप ऊष्मा दोगे तो गैस बदलेगा। गैस को ठंडा यानी शीतल करोगे तो द्रव बनेगा, द्रव को शीतल करोगे तो ठोस बनेगा।
ठीक है। तो ठोस से गैस बनाने के लिए हमें ऊष्मा देने की ज़रूरत पड़ती है, और गैस से ठोस की ओर आना पड़ता है तो हमें ठंडा करना पड़ता है, शीतल करना पड़ता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। बात समझ गए? पदार्थ को हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तापमान बदल करके बदल सकते हैं। आपने कपूर या अमोनियम क्लोराइड को देखा होगा, नेप्थलीन को देखा होगा। ये देखो उधर्वपातन, तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड, ऊपर में क्या था, कपूर, ये वाला यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था। कपूर और अमोनियम क्लोराइड ये उधर्वपातन के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उधर्वपातन के उदाहरण है। हाँ, तो देखिए क्या है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को उधर्वपातन कहते हैं। क्या कह रहा है कि ठोस से, किससे? ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो वो क्या कहलाता है? ठोस से जब सीधे गैस में बदल जाता है तो उधर्वपातन कहलाता है, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। पूछिए सर, आप क्यों हंसे? पूछिए ना, पूछिए तो सही, हम क्यों हंसे? यही हंसे कि 2213 दरोगा में पीटी में यही तो सवाल पूछा गया था, यही वाला। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोगों ने खटाखट मारा उधर्वपातन, लेकिन अब आप क्या मारेंगे? निक्षेपण। अंतर समझ लीजिए। ठोस से गैस तो उधर्वपातन, क्लियर। गैस से ठोस तो निक्षेपण। देखिए एक लाइन का सवाल है, कितना? एक लाइन का सवाल है, लेकिन कितनों के दिमाग चकरा दिया, और पता चला होगा कितनों का इसके कारण रिजल्ट नहीं हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? कितने ऐसे होंगे जिनका इस एक सवाल के कारण रिजल्ट भी नहीं हुआ होगा। और रियली बताऊं तो मुझे भी ये नहीं पता था, ठीक है। सच्चाई ये है कि मुझे भी ये नहीं पता था, लेकिन मैंने इसको बनाया था बाद में, जब सवाल क्वेश्चन देखा बाहर आया तो मैंने देखा, तो पहले तो मैं भी चकराया, लेकिन जब थोड़ा ध्यान में आया तो उधर्वपातन लोगों ने सब जो हमारे ग्रुप में जो जुड़े हुए उन लोगों ने बताया उधर्वपातन। जब मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो ठोस से गैस को हम उधर्वपातन कहते, तो फिर गैस से सीधे ठोस कैसे उधर्वपातन होगा? फिर मैंने उस पर ध्यान दिया और थोड़ी सी मतलब तुक्का लगाया, निक्षेपण ही मैंने बताया, लेकिन बाद में फिर मैं उसको गूगल किया, गूगल करके फिर क्लियर हुआ। लेकिन जब रात में मैं इसको पढ़ रहा था, पीडीएफ इसका हाईलाइट कर रहा था, तब मुझे दिखा कि वो देखो कहाँ से सवाल पूछा हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो ये है सवाल और ये है एनसीईआरटी। तो अब आप याद रखेंगे, ठ स ग, ठ से ग की ओर जाएगा तो ऊ बनेगा, ग से ठ की ओर जाएगा तो नी बनेगा, ठगनी, ठीक है। गठन, देखो याद हो गया, गठन एक शब्द होता है ना, गठन। तो ग से गैस, ठ से ठोस, नी से निक्षेपण। अब आपको याद रहेगा, ग से गैस, गैस जब सीधे ठोस में बदलता है तो निक्षेपण कहलाता है, और ठोस जब गैस में बदलता है तो ठोस को देखो कैसे याद रखेंगे, ठग। कैसे याद रखेंगे? ठग। नहीं कहते उठग है, क्या है? उठग है। तो ऊ से उधर्वपातन, ठ से ठोस, ग से गैस। तो उधर्वपातन में ठोस गैस में बदलता है, और गठन में क्या है? तो ग से गैस, ठ से ठोस, न से निक्षेपण। अब आगे बढ़ते हैं, अब नहीं बताएंगे। अब ये देखिए, कहता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब डालने से क्या प्रभाव पड़ता है वो आप देखिए। तो कहता है कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ये देख लीजिए, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो है ना कुछ स्पंजी टाइप का कोई पदार्थ रखा हुआ है, और ये पिस्टन है। पिस्टन का मतलब उसको दबाने के लिए एक हैंडल होता है। उसको जब दबाया तो दबाने पर देखो ये यहाँ सिकुड़ गया, और ज़ोर से दबाया तो यहाँ सिकुड़ गया। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, और दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या है कि दाब के बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल सकता है।
दाब के बढ़ाने और तापमान के घटाने से गैस द्रव में बदल सकता है। अब है कि क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को किस पे? तो उच्च दाब पर जमा किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का 1 एटमॉस्फेयर यानी कि एटीएम हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देना है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी ठोस से सीधे गैस में बदलता है, द्रव में नहीं आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होता है। दाब और ताप के कारण पदार्थ की अवस्था तय होती है। और ये है तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण। मान लो कहाँ से शुरू करें हम? ठोस को, ठीक है। ठोस को जब आप उदरपातित करोगे तो गैस बनेगा, और गैस को जब आप संघनन करोगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को जब आप जमाओगे तो ठोस बनेगा। ये ट्रायंगल आप समझ लो, ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन सी क्या याद रखेंगे? क्या क्या याद रखेंगे? तो कैसे याद रखेंगे कि जब ठोस को उदरपातन करेंगे तो सीधे गैस में बदलेगा, और जब गैस को हम संघनित करते हैं तो संघनित करने पर वो द्रव में बदलता है, और जब द्रव को हम जमाते हैं तो ठोस बनता है। उल्टा भी याद रखते हैं। तो कहता है कि जब हम ठोस को संगलन करते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को जब हम बाष्पीकरण करते हैं तो गैस बनता है, और गैस से हम निक्षेपण करते हैं तो ठोस बनता है। तो ये अवस्था ट्रायंगल जो होता है, फेज पदार्थ का ट्रायंगल जो है, इसको आपको याद रखना है। एक बार फिर से आप जानो, ठोस को जब उदरपातन के द्वारा हम गैस में बदलेंगे, गैस को संघनन विधि द्वारा द्रव में बदलेंगे, द्रव को जमाना यानी कि फ्रीजिंग विधि से ठोस में बदलेंगे, ठोस को हम संगलन विधि द्वारा द्रव में बदलेंगे, द्रव को बाष्पीकरण विधि द्वारा गैस में बदलेंगे, और गैस को निक्षेपण विधि द्वारा ठोस में बदलेंगे। क्लियर है? ये याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये प्रश्न है आपका, क्या है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। सेल्सियस में बदलना केल्विन है, तो हमको क्या जाना है? के से सी जाना है, यानी कि हम माइनस कर देंगे। तो 300 माइनस 273 कर दो, जो भी आ जाएगा 73 और 7 80 और 27 हो जाएगा। 573 में से 273 घटा दो, 300 हो जाएगा। ये दोनों का आंसर हो गया। फिर कहता है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? भौतिक अवस्था निकालना है, डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सी से के बनाना है। तो 250 प्लस कर दो 273, जो भी आ जाएगा 3 7 5 12 के 2, बाकी 1 2 2 4 1 5, 523 हो जाएगा। और 100 प्लस 273 कर दोगे तो हो जाएगा 373। ये दोनों सवाल भी आपका बन गया। अब आगे जो है सब्जेक्टिव लिखने वाला है। अब आते हैं हम बाष्पीकरण की ओर। किधर? बाष्पीकरण। एक चीज़ अब ध्यान रखेंगे कि अब जैसे जैसे चैप्टर और क्लास बढ़ता जाएगा थोड़ा टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें समझाना भी है, आपको याद भी कराना है। तो आप ये सोच के ना देखो वीडियो को कि अरे 1 घंटा का वीडियो 2 घंटा का, पागल हो क्या? पूरा देखा करो, समझा भी तो रहे हैं, याद भी तो करा रहे हैं। ऐसा थोड़े कि सिर्फ रीडिंग मार रहा हूँ मैं, आपको पूरा पढ़ना होगा, देखना होगा, तभी कुछ बेहतर होगा। हाँ, तो आइए हम अब जानेंगे बाष्पीकरण। तो कहता है कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो जान लीजिए, फिर हम उसको समझाते हैं। कहता है एटमॉस्फेयर, जिसको एटीएम बोलते हैं। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है, तो याद रखेंगे। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। एक एटीएम बराबर 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है? एक एटीएम बराबर 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है।
वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या है? वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। याद रखेंगे, समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को हम सामान्य दाब कहते हैं, जो कि वायुमंडलीय दाब पर एटमॉस्फेयर होता है। और ये क्या है? गैसीय दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर और दाब का मात्रक पास्कल। दोनों अंतर याद रखिएगा, गैसीय दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर और दाब का मात्रक पास्कल। और 1 केटीएम बराबर कितना पास्कल? तो 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। पीए मतलब पास्कल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बाष्पीकरण का। बाष्पीकरण के लिए क्या है तो यहाँ जानते हैं। कहते हैं कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होता है? विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक क्या था? एक गलनांक था, एक क्वथनांक था। तो क्वथनांक जो है वो जमने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो कहता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलना, जब द्रव वाष्प में बदल जाता है तो वह बाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक में हम गैस को तोड़ रहे थे और यहाँ पर अब हम जो है द्रव से वाष्प में परिवर्तित करेंगे तो बाष्पीकरण कहलाएगा। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को जाने। तो कहता है कि आपने ध्यान दिया होगा कि बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। पहला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब ये याद रखना है कि बाष्पीकरण के दर कहाँ कहाँ प्रभावित होता है, उसको ध्यान देना है। ठीक है, उसको ध्यान देना। तो कैसे ध्यान देंगे? कहता है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। कहता है हम जानते हैं कि बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। क्या? सतही क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़ा सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। मान लो कोई एक छोटा सा ऐसे आप कपड़ा को मोड़ चमोड़ के ऐसे रख दो, ठीक है, तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। कपड़ों को आप ऐसे फैला दो तो सतह बढ़ गया, सतह बढ़ेगा तो वो क्या होगा? बाष्पीकरण जल्दी होगा और वो जल्दी सूखेगा। तो वही है कि सतह पर भी बाष्पीकरण निर्भर करता है। सतह बढ़ेगा तो बाष्पीकरण की दर बढ़ेगा और सतह घटेगा तो बाष्पीकरण की दर घटेगा। दूसरा कहता है तापमान में वृद्धि। ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं ये कारक है किसका? बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। तो पहला कारक हमने पढ़ा सतह क्षेत्र बढ़ाने पर। दूसरा कारक है हमारा तापमान में वृद्धि। दूसरा कारक क्या है? तापमान में वृद्धि। करत तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे बाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी जल्दी सूखता है। तीसरा कारण है आर्द्रता में कमी। कहता है वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। यानी कि जब वायु में जल की मात्रा पहले से मौजूद रहेगा तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगा। मतलब आप ठंड का मौसम देख लो, ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में आर्द्रता ज़्यादा होता है तो हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तो इसका कारण क्या है कि वाष्पीकरण की दर आर्द्रता पर भी प्रभावित होता है। फिर है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति वृद्धि क्या कहता है कि जब हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और हम हवा में भी कपड़े सुखा लेते हैं। तो ये प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं वाष्पीकरण का? तो वायु की गति में वृद्धि, फिर आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि और सतह के क्षेत्र में वृद्धि, ये सभी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। अब दूसरा पॉइंट है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो ये कैसे होता है वो जाने। तो कहता है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। मतलब सीधा सा आपको निरंतर ये समझना है
कि वाष्पीकरण के समय जो बर्तन होते हैं उसमें जो मौजूद ऊर्जा होती है वो बाहर की ओर वाष्पीकृत हो जाता है। तो वहाँ पर जो ऊर्जा कम होता है उसको भरने के लिए बाहर के आसपास के और ऊर्जा आती है, इसके कारण वहाँ पर वो शीतल हो जाता है। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले जो द्रव होता है इसको हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, ये कण आपकी हथेली आपके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ये हमारे से बेहतर कौन जानेगा एसीटोन के बारे में। मैं डेली इसी का यूज करता हूँ, ठीक है। डेली अभी इसका यूज चल रहा है एसीटोन का। जो कुछ जो केमिकल होता है पाउडर, वो जब लग जाता है बारूद काम करते समय, तो एसीटोन से उसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि जो उसका मॉडल होता है, मतलब शेप जिसको बोलते हैं, डाई जिसको बोलते हैं बम का, तो उसको सुखाने के लिए, जल्दी सुखाने के लिए, साफ़ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एसीटोन का यूज करते हैं। एसीटोन जो है वो तुरंत सूख भी जाता है और साफ़ भी जल्दी करता है, छुड़ाता जल्दी है, इसलिए हम लोग एसीटोन का यूज करते हैं। अब कह रहे हैं गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा। तो कहते हैं शारीरिक क्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। यही आपको याद रखना है। देखो, जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने इस तरह से हाईलाइट किया है, जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो क्या है कि वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना उसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे होकर के बाहर दिखाई देने लगता है। यही और कुछ नहीं। अब यहाँ प्रश्न है कि गर्म शुष्क, ये आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखने वाला है तो आप लिख सकते हो। आपने क्या सीखा, यानी कि चैप्टर हो गया समाप्त। उससे पहले यहाँ हम इस बॉक्स को जानें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है, तो कहता है कि अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ठोस, द्रव और गैस, और दूसरा है प्लाज्मा, यानी कि 5 अवस्था। तो हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में जान चुके हैं, हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा कहता है कि इस अवस्था के कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। क्या याद रखेंगे, फ्लोरेसेंट बल्ब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि प्लाज्मा जो है अत्यधिक ऊर्जा देता है और बहुत जल्द उत्तेजित होता है। प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंतर्गत हीलियम गैस होता है, जबकि नियॉन बल्ब के अंतर्गत नियॉन गैस होता है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी कि आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। उच्च तापमान के कारण तारों में भी प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या जाना, प्लाज्मा आयनीकृत होता है, अधिक ऊर्जा वाला होता है, अधिक उत्तेजित होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब और सूर्य और तारों में जो सभी चमक होता है वो प्लाज्मा के कारण होता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम और अन्य गैस होता है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। 5वां जो अवस्था है वह है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ये क्या है कि सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, ध्यान रखना भारतीय हैं तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट यानी कि BEC कहा गया। मतलब ये दोनों के नाम पर ही है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ठीक है। एक सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो याद रखना है कि ये दोनों एक साथ कुछ किए हैं। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉलेन, ध्यान देना है, एरिक ए कॉलेन
उल्फ गैंग केटरले और कार्ल ई बैमन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में घनत्व नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। ये आपका कुछ साइट दिया हुआ है जिस पर आप प्लाज्मा और बीईसी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो। ओवरऑल आपको याद रखना है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर में एक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और एक अल्बर्ट आइंस्टीन शामिल हैं और इसके कारण 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इस प्रकार ये होता है हमारा समाप्त। अब आपने क्या सीखा वो हम जान लेते हैं, उसके बाद सवाल भी हम सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा। आइए इस चैप्टर में आपने क्या जाना वो जानते। तो कहता है कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्य होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यम होता है। क्या? तो गतिज ऊर्जा। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम किंतु द्रव के लिए मध्यम। यानी कि ठोस में गतिज ऊर्जा न्यून होता है, गैस में अधिक होता है, यही याद रखना। रिक्त स्थान। ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इसके कारण नियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। उदरपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में बदलता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होती है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होता है। बाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। वाष्प के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उसके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देता है। द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देता है। बाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। क्या है? बाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है। तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। क्या है कि बाष्पीकरण की गति कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है? तो सतही क्षेत्रफल, फिर तापमान, फिर आर्द्रता और वायु की गति। बाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होता है। फिर है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राशि और मात्रक। तापमान की राशि मात्रक याद रखेंगे और याद भी होगा आपको। लंबाई मीटर, सहती किलोग्राम। सहती मतलब आप क्या कह सकते हो, केजी किसका मात्रक है? अरे हिंदी लिख दिया है ये, अब मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। जो द्रव्यमान। फिर भार है, भार का न्यूटन। आयतन घन मीटर, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये याद रखेंगे, केजी मीटर माइनस क्यू। और दाब पास्कल। और आप गुरुत्वीय दाब का बताइएंगे तो कितना हो जाएगा? गुरुत्वीय दाब, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का क्या हो जाएगा? तो एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, ठीक है, एटीएम जिसको बोलते हैं। तो ये मात्रा याद रख लेंगे। ताप केल्विन, लंबाई मीटर, सहती किलोग्राम, ये सहती शब्द याद रखिएगा, किलोग्राम। भार न्यूटन, आयतन घन मीटर, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, दाब पास्कल। अब है अभ्यास, ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्व करके। पहला करें, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। सेल्सियस है, केल्विन से सेल्सियस करना तो क्या करना था? -273 घटाना था। दोनों को घटा के देख लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, यानी कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना, यानी कि +273 दोनों में कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए, वो आपका काम नहीं है, मेरा भी काम नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें।
तो बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार आकर्षण किस में बढ़ेगा, तो पहले चीनी, फिर जल, फिर ऑक्सीजन। फिर निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पर निकालना है तो 273 जोड़ देंगे, सब में 273 जोड़ते जाइए। 1 मिनट। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था, ऐ तेरी, ये वाला हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन से चुनना था। पुष्टि हेतु कारक है, जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, सब सही है। मतलब वो बनाना है आपको, वो सवाल नहीं है। अब फाइनली हो गया हमारा चैप्टर ये 1-9 का समाप्त। देख लो कितना टाइम लगता है, कितना हमको चिल्लाना पड़ता है, कितना आपको समझाना पड़ता है। बोलते बोलते मेरा गला भारी होने लगता है, गला दर्द करने लगता है। लेकिन आप लोग को पढ़ने में भी दिमाग दर्द करता है। कहते हैं डेली 1-1 घंटा टाइम निकाल के पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, तो सुनते कहाँ हैं। NCERT है बबुआ, ये नहीं इतना जल्दी घुसेगा, नहीं इतना जल्दी समझिएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम तो आपको टाइम दे ही रहे हैं, आप भी अपना टाइम दो, 1 बार 2 बार वीडियो को पढ़ो, खुद उसका नोट्स बनाओ, तब जा कर के कुछ बेहतर आप पा सकोगे। अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। बाबू सोना को खोना है, लेकिन किताबों से रिश्ता जोड़ना है, ठीक है। तो आइए हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें क्लास 8 और 9, अब आपको पता चल ही हो गया होगा कि हम डेली 1-1 वीडियो जो है, मतलब 1 चैप्टर क्लास 8 का, 1 चैप्टर क्लास 9 का, 2 चैप्टर हम लेके चलेंगे डेली। तो आप लोग बस यूँ ही बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हमारा जो लोग हैं उसको ज्वाइन कराते रहिए, अपने भाई, साथी, यार, दोस्त, सखी, सहेली, सबको वीडियो शेयर करते रहें। जिनका भी आगे BPSC टीचर का एग्ज़ाम आने वाला है, 2 एग्ज़ाम होगा अब टीचर का, 1 मार्च अप्रैल में और 1 अगस्त में, 2 एग्ज़ाम होगा अब टीचर का। तो NCERT साइंस वालों के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है, तो उन सब तक इसको पहुंचा दीजिए ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए। बाकी आप कमेंट, लाइक जैसे करते हो वैसे करते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगते रहता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोग कमेंट करते हो तो बस यूं ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वैसे ही पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है, खाते रहना है, खिलाते रहना है, घूमते रहना है, घुमाते रहना है, खेलते रहना है, खिलाते रहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात पढ़ते रहना है। तो अभी के लिए जय हिंद।